ये सुना मैं कह दिया हरीश रावत ने तो मुस्लिम, हम तो तुमको सस्ता गेहूं सस्ता चावल दे रहे हैं, हरीश रावत तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है। 3 बार अपने फेसबुक में चैलेंज किया बीजेपी को कि आप एक अखबार दिखा दो मुझको जिसमें मैंने ये बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, दो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष और आप, दोनों लोग आपस में विवाद कर रहे थे, इस वजह से पूरी जो उत्तराखंड सरकार है वो कांग्रेस की नहीं आई। कहीं कहीं ये सब बातें सभी पार्टियों में, लेकिन मतभेद के चक्कर में पार्टी को सत्ता में न लाना। आप कुछ प्रश्न पूछने के नाम पर आते हैं, प्रश्न कुछ और पूछने लगते हैं, तो हमको उसका उत्तर देना पड़ता है सर। लेकिन पत्रकारिता कैमरे तो ऐसे लगेंगे ना सर, कैमरे तो नीचे नहीं लगेंगे ना। एक व्यक्ति चेहरा वो तो व्यक्तिगत होगा ना सर, वो तो अगर कोई कैमरा नीचे लगा सर व्यक्तिगत डिस्कशन होगा, और जब इंटरव्यू होते हैं तो सर कैमरे यहाँ और ऐसे जगह लगते हैं सर। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज कैमरे में पूछते हैं, एक बातचीत आप मुझसे प्राइवेटली करते हैं। दादा मैंने गेठी के लिए कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए, तो भाजपा के दोस्त टूट पड़े मुझ पर, ओ गुरु सुबह सुबह हो गए शुरू, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। देखिए पंचायत चुनाव में यदि मैं कहूँ कि मेरा उपयोग ही नहीं किया गया, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं सर कि आपका उपयोग ही नहीं किया गया मुझे पंचायत चुनाव में, मतलब पार्टी ने उपयोग करने की सोची नहीं कहीं भी, न पीसीसी ने न डीसीसी ने। क्या आपको नहीं लगा कि अगर हरिद्वार जिले में ऐसा हो रहा है तो उन्होंने नहीं बुलाया है, तो बीइंग जब कोई घर का मुखिया होता है सर तो ऐसा होता है, ठीक है मैं आऊंगा और सुधारने की कोशिश करूंगा, इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। नहीं देखिए, ये कांग्रेस के लोगों का सवाल यदि मुझसे है तो कांग्रेस के लोगों से मेरा भी एक सवाल है कि जब मैं इतना उपयोगी था तो आप मुझको भूले क्यों। मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर प्लीज, क्या सर, आप ये सब दिखाएंगे भी सारी चीजें सर एज इट इज। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की, और साथ में बात करेंगे किससे, बात करेंगे उनसे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर हम बड़े नेताओं में अगर हम जिक्र करें तो एक ऐसा नाम हरदा, आप जब भी नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक शक्ल सामने, एक प्रतिबिंब दिखता है, और सबको ये बात पता है, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी ने कुछ समय पहले बहुत सारे स्टेटमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से बताए। उन्हीं सोशल मीडिया को मैं फिलहाल, आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर लिया, और कुछ इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे। लेकिन कल एक सूचना दे देता हूं जो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा, आप लोग के लिए जानकारी, कि कल 22 नवंबर को 11 बजे भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा और नेतृत्व में आप रहेंगे। तो सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सर सवाल मैं बेसिकली यही जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो क्या है। देखिए, इस समय पूरे देश में जी एक असहिष्णुता का वातावरण, एक हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो रही है। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है, पति पत्नी की तरीके से रह रहे हैं, जो प्यार के खातिर अपने धर्म को भी छोड़ दे रहे हैं, और बाद में उनके बीच में इतनी दरारें बढ़ जा रही हैं कि टुकड़े खोजने मुश्किल हो जा रहे हैं, प्यार के टुकड़े खोजने मुश्किल हो जा रहे हैं। माँ और बेटा मिल करके बाप के इतने टुकड़े कर दे रहे हैं शरीर के कि वो पुलिस के लिए खोजने मुश्किल हो जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसमें पहले महिलाओं के साथ अत्याचार की, और अब कई तरीके के और दूसरे अत्याचारों के समाचार भी आ रहे हैं। ये भी आ रहा है खान पान को लेकर, पहनावे को लेकर लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक अजीब भय कैसा वातावरण पूरे देश के अंदर है। ब्यूरोक्रेसी में भी भय है, व्यापार में भी भय है, यहाँ तक कि जो न्यायिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो भी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो एक अप्रत्यक्ष भय का वातावरण पूरे देश के अंदर है। ये हमारे बीच की दूरियों को बढ़ा रहा है। गांधी ने प्रेम,
सहिष्णुता, अहिंसा, भाईचारे की बात कही, आज वो सब चीज़ें सिमट रही है। वो चीज़ें बहुत तंग कट्टरता में परिणित हो रही है, और ये कट्टरता हमको कहीं नहीं ले जा रही है। ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि जिन लोगों की संख्या देश में 82% से ज़्यादा है, वो 14-15% आबादी के लोगों से उनको भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा अस्तित्व मतलब खतरे में है। आप कहीं ना कहीं इशारा नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक अजीब सा वातावरण जो है देश के अंदर बनाने की कोशिश हो रही है। इन चीज़ों के खिलाफ कैसे लोगों का आत्मविश्वास जागृत किया जाए, कैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान के तहत ठीक से काम कर सके, कैसे हर व्यक्ति विश्वासपूर्वक के कहे नहीं ये मेरा देश है, ये मेरे देश का संविधान है, ये मेरा कानून है, ये मेरी रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा। कैसे हर व्यक्ति ये समझे कि मेरे बगल में जो चल रहा है ये मेरा भाई है। उसकी जाति धर्म खोजने के बजाय, भाषा खोजने के बजाय वो उसमें अब एक इंसानियत, एक राष्ट्रीयता खोजे कि हमारी एक राष्ट्रीयता है, हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, एक लक्ष्य है और एक मकसद के लिए हमको काम करना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बड़ा मंथन उदयपुर में हुआ, जिसको उदयपुर नव संकल्प का नाम दिया गया। तो वहाँ तय किया गया कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करें, और राहुल जी से अनुरोध किया सबने कि आप इसका नेतृत्व करें, और राहुल जी ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया। और फिर हमारे सामने कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं रह गया है। मीडिया बिल्कुल सत्ता के हाथ का खिलौना हो गया है, और चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लोगों ने, हमने नहीं दिया, लोगों ने ही गोदी मीडिया नाम दे दिया। नहीं तो कांग्रेस नेताओं ने भी तो कहा। उनको उसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि 50,000 लोगों की आर्मी खड़ी कर दी गई है, जिसको सोशल मीडिया वॉरियर्स नाम बीजेपी ने दे रखा है। जैसे ही कोई विपक्ष का नेता कोई फेसबुक में बात डालता है तो उसकी इतनी चीर-फाड़ कर दी जाती है कि उसको शाम तक अफसोस होने लगता है कि मैंने ये ट्वीट क्यों किया, क्यों मैंने अपनी बात रखी करके। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका एक मार्ग सोशल मीडिया बन रहा था, वो भी ख़त्म है। हमारे जो छोटे पोर्टल आदि थे, साप्ताहिक पत्रिकाएं थी आदि थी, वो स्थानीय आधार पर दुख दर्द को व्यक्त करती थी, आज वो भी बिल्कुल चंगुल में ले ली गई हैं। तो हर तरीके का जो घुटन है, पार्लियामेंट चल नहीं पाती है, चलती है तो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी जी एक बार 45 मिनट बोले, 45 मिनट में जो है 34 मिनट उनको बोलने नहीं दिया गया। उनको किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ, यहाँ तक कि पप्पू पप्पू कह करके भी संबोध चिल्ला करके लोगों कई बार कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं, जब उनसे कोई सवाल कर लिया जाता है तो कई बार वो राहुल गांधी को भी, अगर आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल की आप बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट राहुल गांधी के होते हैं। और सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी भी तो इस्तेमाल कर रही है। अगर आप पूरा भारत जोड़ो यात्रा देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है? और भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें, अब हम इसके, मेरी बात आधे से जी मैं पूरी कर लूँ जी। हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम सीधे जनता के बीच में जाए, जनता से संवाद बनाए। उस जनता से संवाद बनाने में एक कारवां बन गया, एक तपस्वी चल रहा है, उसके पीछे पूरा कारवां चल रहा है, एक तपस्वी के भांति चल रहा है। तो उसने दबाव पैदा कर दिया। सोशल मीडिया सबसे पहले आ गया। अब जो दूसरे मीडिया के हमारे हिस्से हैं उनको भी कॉग्निजेंस लेनी पड़ रही है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ लोगों के सामने उनकी तस्वीर धुंधली हो जाएगी। ये रखा जाएगा कि ये जिस वैचारिक स्वतंत्रता की इनसे अपेक्षा की जाती है, ये उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये हिंदुस्तान की वास्तविक तस्वीर और हिंदुस्तान की जो वास्तविक शक्ति है, जनता की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है, संघर्ष की शक्ति है, उसको परिलक्षित कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के खिलाफ है या लोगों के पक्ष में है? ये जनता के पक्ष में है, ये भारत के पक्ष में है।
आपने कहा कि लोगों को जोड़ने का काम, एक भारत बनाने का काम आप ये भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दे करके काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी भी जब सत्ता में आई तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन्हीं सब विषयों को लेकर के, देखिए, करप्शन को लेकर के आज और कहीं ना कहीं वाद विवाद को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई। तो सेम कंडीशन देखिए, फिर वो आप कुछ झूठों के गर्व से पैदा हुई है। 2G और कोल स्कैम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में ये दो भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए। हमने सीबीआई की जांच भी की और कुछ मंत्री हमारे जेल भी गए, कुछ और नेतागण हमारे सहयोगी पार्टियों के जेल गए। लेकिन आज कहाँ है वो 2G? आज तो 2G के जो ऑडिटर जनरल थे वो कहते हैं कि कहीं कहीं मुझसे आकलन करने में त्रुटि हुई है, लेकिन उनके आकलन ने देश के मानस में कितना बड़ा परिवर्तन पैदा कर दिया। कहाँ है 2G? जब अब आखिर क्यों नहीं सामने आया है? और कोल स्कैम में तो, जिस कोल स्कैम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की छवि को धूमिल किया गया, उस कोल स्कैम का तो कहीं कहीं अता पता ही नहीं है। बल्कि अब तो उल्टी बात पता चली है कि ऑस्ट्रेलिया से अडानी कोल ला सके लाखों लाख टन, और वो दुनिया के श्रेष्ठ मालदारों में बन सकें, इसके लिए सारा कोल स्कैम खड़ा किया गया। जो देश की धरती से कोयला निकाला जाना चाहिए था, उसको जो है स्कैम का नाम दे दिया गया, और उसके आड़ में जो है अडानी को खुल करके ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाने की छूट मिल गई। तो कहाँ है वो? ये तो झूठ के गर्व से 2014 में भाजपा की सरकार पैदा हुई, उसी तरीके से पैदा हुई जैसे उत्तराखंड के अंदर दो झूठ। मैं बिल्कुल वहीं आने वाला था कि केंद्र में सत्ता की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात कि साहब वो जुम्मा मतलब शुक्रवार की नमाज पढ़ने की हरीश रावत की सरकार ने छुट्टी दे दी है करके। मैं आपके सारे व्यूअर से पूछ रहा हूँ कि एक आखिर शुक्रवार की छुट्टी हुई होगी, सभी स्कूलों में हुई होगी, सभी कार्यालयों में हुई होगी, सभी बैंकों में हुई होगी, तो कोई तो बता दे कहीं जहाँ छुट्टी हुई है। जब छुट्टी नहीं हुई, ये हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं साफ तौर पर हरीश रावत जी जिस बात को कह रहे हैं, जब छुट्टी ही नहीं हुई जी, तो इसका मतलब है जिन्होंने वो दुष्प्रचारित किया उन्हें झूठ बोला। उसी तरीके से इस चुनाव में कह दिया हरीश रावत ने तो मुस्लिम, हम तो तुमको सस्ता गेहूं सस्ता चावल दे रहे हैं, हरीश रावत तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है। 12 मुख्यमंत्री, 18 केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दर्जनों मीटिंगें एक साथ करते हैं, 3 दिन में बम्बार्डिंग कर देते हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। हर किसी के दिमाग में ये भर देते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है 2017 की सरकार थी वो भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई, और 2022 की सरकार भी एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आपको नहीं लगता कि जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस पहली सरकार का जनक एक स्टिंग के माध्यम से एक ब्लैकमेलर था, और दूसरी सरकार जो बनी है उसका जनक जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है। तो पहली सरकार पे जिक्र कर लेते हैं सर, पहली सरकार पे जिक्र कर लेते हैं। आपने ये है इनकी जन्म की गाथा जी, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी। अब रहा सवाल, अगर देखो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात, तो मैं सवाल तो कर लूं, आपसे जवाब फिर कर लीजिएगा। जो दूसरा सवाल आप ही ने किया है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहती है। हाँ, एक भारत जो अनेकता से बना हुआ है, एक भारत जो अनेक भाषा भाषी संस्कृतियों के मानने वाला भारत है, एक भारत जो अनेक धर्म, दुनिया के सारे धर्मों को समावेशित करता है, एक भारत जो हजारों हजार जातियों से बना हुआ है, एक भारत जो लाखों बोलियां और बोलियों को बोलने वाला भारत है, एक भारत जिसके खान पान तौर तरीके भिन्न भिन्न हैं मगर एकता के सूत्र में है। हम उस भारत की कल्पना करते हैं, और इनका भारत ये है थोपो, ये अनेकता में एकता नहीं देखते जी, ये एकता को अनेकता में बांटना चाहते हैं। तो इनकी हमारी सोच में एक बुनियादी फर्क है। हम अनेकता में एकता देखते हैं क्योंकि हमने अनेकों को एक किया,
आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अभी तक। और ये जो है एक जो हमने किया है उसको बिखेर देना चाहते हैं, उसको फिर से टुकड़े टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। जब सर आइडियोलॉजी ये डिफरेंस इनकी सोच में हमारी सोच। जब वैचारिक मतभेद होता है या आइडियोलॉजी की जब बात होती है तो उसमें कई बार फिर कश्मीर का मुद्दा उड़ जाता है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूं कि हम उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, क्योंकि आप कश्मीर का मुद्दा मैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में आऊंगा सर, मैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने दो बातें अभी कहा। आपने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जिक्र आपने किया कि कई बड़े बड़े नेता करके झूठ फैलाए जिन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति आपने दी थी, आपने ऐसा कहा। अब मेरा ये मानना, आपको नहीं लगता कि आप शायद जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो झूठ पार्टियां एक दूसरे के ऊपर करती रहती हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि समझाने में आप लोगों ने, मतलब उतनी मुश्किल आप लोग को होगी कि आप समझा नहीं पाए जनता को? क्योंकि हार का ठिकरा भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, दो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष और आप दोनों लोग आपस में विवाद कर रहे थे, इस वजह से पूरी जो उत्तराखंड सरकार है वो कांग्रेस की नहीं आई। कहीं ये सब बातें सभी पार्टियों में, ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर बड़ा भारी एका है। आप देख रहे हैं क्या है। अच्छा, हमारी पार्टी में भी मेरा दावा ये नहीं है कि सब एक राय है, बल्कि हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं। वो तो जो है फ्रेंचाइजी होल्डर है, उनका मालिक तो बीजेपी फ्रेंचाइजी होल्डर नागपुर में बैठता है। अच्छा। नागपुर से जो लिफाफा आता है खोल दिया जाता है, वही उनका अध्यक्ष हो जाता है। हमारी पार्टी में तो आप देखते हैं चुनाव होता है, बहुत साल बाद हुआ, हजारों डेलीगेट जो है अपने अध्यक्ष को, बहुत टाइम लग गया ना सर अध्यक्ष चुनने में, बहुत टाइम लग गया। हम में और उनमें एक बड़ा बुनियादी अंतर है। हम लोकतांत्रिक संगठन है, हम हो सकता है मतभेद हो, लेकिन मतभेद के चक्कर में पार्टी को सत्ता में न लाना। आपने एक बात कही जी, आपने कहा कि आप लोग उसको साफ नहीं कर पाए, यदि उन्होंने झूठ बोला। हाँ, मैं मानता हूं हम इसको साफ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत झूठ बोला और पूरी शक्ति को लगा दिया। जब प्रधानमंत्री झूठ बोले तो जनता किस पे यकीन करेगी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेटजी से तहत झूठ बोला और आप लोग स्ट्रेटजी बना नहीं पाए कि चुनाव जीते। झूठ बोला, इसका मैं एक प्रमाण बता रहा हूं आपको जी। मैंने 3 बार अपने फेसबुक में चैलेंज किया बीजेपी को कि आप एक अखबार दिखा दो मुझको जिसमें मैंने ये बयान दिया है। बिल्कुल। और मैंने 50,000 इनाम रखा, फिर 1 लाख किया, फिर मैंने उसको तीसरी बार 3 लाख कर दिया। और मैंने कहा कि एक भी अखबार ऐसा दिखा दो, उसका प्रकाशक, मुद्रक आदि के नाम बता दो जिसमें मेरा ये बयान हो या कांग्रेस के किसी नेता का बयान हो, किसी नेता का बयान। नहीं, मैंने कहा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने जब ये पोस्ट किया था तो मैंने कहीं कोई डॉक्यूमेंट हो। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, हाल में मैंने कहा यदि वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ला करके दिखा देते हैं तो मैं सारे राज्य के लोगों से माफ़ी मांगूंगा और मैं जो है आत्मत्याग करने के लिए तैयार। सर विधानसभा, पहले तो मैंने कहा था चुनाव 2022 में, आज मैं कह रहा हूँ मैं आत्मत्याग करने के लिए भी तैयार हूँ। भाजपा एक प्रमाण बता दे, लेकिन एक झूठ बोल करके, जैसे 2014 में कोल स्कैम से लेकर के 2G स्कैम तक झूठ बोल करके एक सत्ता परिवर्तन करवाया गया, एक अति ईमानदार व्यक्ति की छवि पर दाग लगाने की कोशिश की गई। वही फॉर्मूला उत्तराखंड में भी अपनाया गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि 2017 में भाजपा एक स्टिंगबाज के प्रयासों से स्टिंग के गर्व से पैदा हुई और 2022 के अंदर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्व से स्टिंगबाज जो आपने शब्द यूज़ किया सर, है ना, तो मैं अब उसी विषय पे आता हूँ। आपने 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया से जिक्र भी किया, उत्तराखंड छोटा राज्य है, अस्थिरता जल्दी भी आती है और यदि उस राज्य में पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलर राजनीतिक संरक्षण पाएंगे तो इस राज्य का भगवान मालिक है। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री प्रकट रूप से ब्लैकमेलर अपने चंगुल में ला चुके हैं। कुछ और भी होंगे जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए होंगे, नाम सामने ना हो, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे लोगों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हों। शायद आप उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। राज्य को ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। हमने कुछ गलतियां की हैं तो
हमें दंड उत्तराखंड देगा, मगर जो महज ब्लैकमेलिंग के उत्तराखंड में आए हैं और अपार अकूट धन अर्जित करते रहे हैं, उनका शिकार कोई भी ब्लैकमेलिंग का हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। इशारा किसकी तरफ था? यही 2017 को लेकर के आप सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से 2017 का चुनाव हार गए। ये कहानी 2017 से ही प्रारंभ नहीं होती है। ये कहानी भाजपा के शासनकाल से प्रारंभ होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या भाजपा ने सपोर्ट किया था इनको? एक व्यक्ति को पुलिस में मुख्यमंत्री के कंप्लेंट होती है और उसके खिलाफ केसेस दर्ज होते हैं जी। और भाजपा का एक गुट, जिस गुट के नेता एक महामहिम पद तक पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, वो जो है उनको संरक्षण देने का काम करता है। फिर दूसरे सर आप नाम नहीं लेंगे क्या? मतलब सब इशारों में बताएंगे, सारी बातें आपकी इसमें भी इशारों में है। और दूसरा गुट उनके खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है। फिर सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो एक मुख्यमंत्री बिल्कुल कैप्टिव तरीके से काम करने लगता है और एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी तरफ से सारी चीज़ें संचालित करने का काम करता है। और फिर हमारी सरकार में जो है एक तथाकथित स्टिंग किया जाता है। मैं तो उसको तथाकथित इसलिए शब्द कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति आता है, मान लिया आप ही मेरे पास आते हैं पत्रकारिता के आड़ में, इस समय सब लोग सुन रहे हैं, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछने के नाम पर आते हैं, प्रश्न कुछ और पूछने लगते हैं, तो हमको उसका उत्तर देना पड़ता है। सर लेकिन पत्रकारिता कैमरे तो ऐसे लगेंगे ना सर, कैमरे तो नीचे नहीं लगेगा ना। एक व्यक्ति चेहरा वो तो व्यक्तिगत होगा ना सर, चेहरा तो वो तो अगर कोई कैमरा नीचे लगा सर व्यक्तिगत डिस्कशन होगा। और जब इंटरव्यू होते हैं तो सर कैमरे यहाँ और ऐसे जगह लगते हैं सर। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका चेहरा मेरे लिए जो है पत्रकार का चेहरा है जी। आप एक चीज़ कैमरे में पूछते हैं, एक बातचीत आप मुझसे प्राइवेटली करते हैं। हम तो आपको पत्रकार के तौर पर जानते हैं ना। स्टिंग उसको कहते हैं जब आप कोई गोपनीय रहस्य को उद्घाटित करते हैं और उसको आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको अपनी चैनल में आप दिखाते हैं, नोटिस दे करके दिखाते हैं। इसमें किसी चीज़ का कोई पालन नहीं होता है। इसमें एक व्यक्ति आता है, वो मुझसे बातचीत करता है, मान लिया वो मुझसे कहता है ताजमहल है मेरे पास, मैं ताजमहल बेच रहा हूँ, न तो ताजमहल लाया है न वो कर रहा है। अब मैं भी कहता हूँ हाँ खरीद लेंगे और जब ताजमहल मुझको डिलीवर कर दोगे तो उस दिन तुम जो है मतलब आपको ब्याज सहित वसूल कर लेना। तो आपको लगता है कि वो कोई अगर गलत चीज़ बेचने आया और आपने कह दिया कि हम भी खरीद लेंगे। एक बात है, जब आप पत्रकार के वेश में आ रहे हैं, या तो मैं आपसे कहूँ कि गेट आउट, राइट, और जब मैं आपके पेशे का सम्मान कर रहा हूँ, आप उस पेशे के आड़ में कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो हमने उसी में आपको जवाब दे दिया। कोई चीज़ भ्रष्टाचार तो तब बनती है जब वहाँ विधायक होते कि ये विधायक का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जब उसमें कहीं पैसा होता तब तो स्टिंग है, तब तो भ्रष्टाचार है। न पैसा है न विधायक है, केवल जमा खर्च है। कोई आदमी कह रहा है कि भाई साहब मैं व्हाइट हाउस है मेरे पास, मैं व्हाइट हाउस भेज दूंगा, कोई कह दे रहा हाँ भाई कर भेज देना, जब भेज दोगे, जब उसको डिलीवर कर दोगे मुझको, तो मैं तुम्हारे यूएस फेडरल बैंक को तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। सर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको लेकर एक सवाल कर ले रहा हूँ। आपने एक सेकंड, तो उसका जवाब उसी तरीके से दे दिया जाता है। लेकिन भाजपा वो स्टिंग के गर्व से उसका दुष्प्रचार करके, क्योंकि वो स्टिंग चैनल के लिए नहीं होता है, चैनल के लिए होता और किसी चैनल में उसको पहले दिखाया जाता तो मैं मानता कि ये पत्रकारिता है। जब आप भाजपा को देते हैं और भाजपा उसकी आड़ में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति शासन लागू करती है, तो इसका मतलब है वो स्टिंग नहीं है, वो एक प्रकार की भाजपा की तरफ से ब्लैकमेलिंग की गई है। तो अब आपने ये कह दिया कि अगर मैं सर सीधा वहां पर आता हूं कि अगर उमेश कुमार जी ने जो एक किया,
मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप लेने के लिए नहीं, स्वतंत्र हैं। आप सर कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी, ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं लेंगे सर। मैंने आपने कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया, आपने सारी बातें इशारों में की है, और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया आपने वो भी आपने इशारों में की है। और मेरी आदत है कि जब मैं प्रत्यक्ष रूप से जिससे बात कर रहा हूँ, शायद मैं, आप तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप तो बिना तलवार के तलवारधारी हैं। आप जहाँ चाहे आप तलवार चला सकते हैं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं आपकी तरीके से तलवारधारी नहीं हूँ। मैं तो जो है एक सामान्य सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर दो इसमें सवाल आ गए सर। आप कह रहे हैं कि ही इज बीजेपी सपोर्टेड, आप मेरी बात समझिए सर। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो बीजेपी सपोर्टेड था या बीजेपी के लिए उन्होंने किया, पर आप शायद भूल गए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के मुख्यमंत्री, वो भी उनके खिलाफ, तो सोच करके देखिए ना, उनका भी स्टिंग हुआ, तो उनको भी ब्लैकमेल तो फिर बीजेपी के लिए कहाँ हुआ सर उनका? उन्हें भी ब्लैकमेल करने की कोशिश, फिर ब्लैकमेलिंग, फिर अच्छा ब्लैकमेलिंग वाले शब्द पे एक और सवाल है सर। उमेश कुमार से जब मैं बात कर रहा था, मेरा कहना नहीं है, जब मैं उमेश कुमार से बात कर रहा था, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि ब्लैकमेल होती क्यों हो, आपको ऐसी क्या गलती करनी पड़ती है कि आपको ब्लैकमेल होना पड़ जाता है? हमने तो कभी भी उनकी सिफारिश, हमने तो कभी ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने तो तब इस्तेमाल किया जब उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज हुआ, और एक मुख्यमंत्री ने एक सरकार ने करवाया, केस दर्ज करवाया, तब हमने उस शब्द का इस्तेमाल किया है। अब प्रूव करना न करना ये उनका बीच का मामला है। जिनके खिलाफ उन्होंने केस करवाया है, जिन्होंने केस करवाया वो जाने, आपने ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल तो किया ना? हमने ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो शब्द अब लीगल प्रोसेस में है, क्योंकि उसके आधार पर कंप्लेंट हुई है, उसके आधार पर कंप्लेंट हुई है, वो कोर्ट में कहा गया, कही गई बात है। सत्यता क्या है, जितने भी सत्यता क्या है, तीन चार पूर्व सत्यता क्या है, मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सत्यता क्या है, ये जानना मेरा वो नहीं है, ये जानना आपका कर्तव्य। सर ये तो वही बात होगी ना, जैसे ये तो वही बात है कि आधी अधूरी बात किसी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र कर लिया और सफाई देते फिर रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं कि अब आपने कुछ कह दिया और कोई और जाकर के उसको सच निकलवाए। हमें फिर आप जब ब्लैकमेलर हैं ही नहीं तो आपको डर काहेगा? आपको डर काहेगा? यदि आप किसी के भेजे हुए नहीं हैं, किसी की तरफ से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो यदि कोई अप्रत्यक्ष तौर पर कह देता भाई साहब ये प्रश्न तो आप जो है किसकी तरफ से पूछ रहे हैं, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? यदि किसी ने ब्लैकमेलर कह दिया तो आपको चिंतित होने की क्या ज़रूरत है? कोई मुझसे कह देता है, कोई किससे कह दे रहा है, तो उसको चिंतित होने की क्या ज़रूरत है? ब्लैकमेलर शब्द कोई इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द है, तो उसकी परिभाषा भी इंग्लिश डिक्शनरी में ही है, तो वो कोई खोज ले। यदि उसमें सामान्य तौर पर उस शब्द को उच्चारित करना यदि गलत है तो मैं गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि वो शब्द डिक्शनरी का शब्द है, आप जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सपोर्ट में आ गए सर। आप भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके सपोर्ट में आप आ गए। मैं किसी के बचाव में इनडायरेक्ट में, मैं किसी के इनडायरेक्ट, जैसे आप सारी बात इनडायरेक्ट ले जा रहे हैं वैसे। यदि आप में सुनने का मादा हो सर तो आप जरा सुन लें। मैं किसी के बचाव में नहीं हूँ, मैं इस उत्तराखंड के बचाव में हूँ। 2016 में यदि हमारी सरकार स्टिंग का शिकार नहीं होती, अस्थिरता नहीं पैदा होती राज्य में, और तो हमने जो 45,000 करोड़ का बजट था वो टाइम पर खर्च किया होता जी, तो इसी धरती पर तो लगता ना। 4 महीने हमारा बजट गायब रह गया। हमको एक नया इतिहास बनाना पड़ा देश के अंदर कि एक ही बजट वर्ष में, वित्तीय वर्ष में 2 बार विधानसभा को बजट पास करना पड़ा, पूर्ण बजट, पूरक बजट नहीं, पूर्ण बजट पास करना पड़ा। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, आखिर 1 साल जो विकास का गया
वो अकेले हरीश रावत का नहीं गया। हरीश रावत तो मुख्यमंत्री रहा, मगर जो विकास था वो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया, पैसा खर्च नहीं हो पाया। तो ये इसका दोषी कौन है? तो ये जो है, जब आप राजनीतिक तरीके से भाजपा के अंदर जो पहली बार सरकार बनी, उसके सत्ता परिवर्तन में आप यदि खोज करें तो बड़ा भारी हाथ इसी तरीके के घटनाक्रम का है। और उस व्यक्ति पर उस समय भी मुकदमा होता है, उस समय भी मुकदमा होता है। जब बाद में भाजपा की सरकार बनती है तो उसी व्यक्ति के ऊपर तब भी मुकदमा होता है। हम तो कहीं नहीं, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर मुकदमा होता है। वही कहते हैं, पहले वालों ने भी कहा, दूसरे वालों ने भी कहा, और आज भी उन्हीं की दोस्ती है, उन्हीं के लोगों का, तीसरे वाले की तारीफ हो रही है उन्हीं सर। भाजपा मतलब अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री की वही तारीफ मैं हो कह रही रहा हूँ है कि भाजपा के ही कुटुंब कबीले में है। हमारे कुटुंब कबीले का किसी का कुछ लेना देना नहीं है, ये उन्हीं के विशेषज्ञ हैं। और हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इस राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के कारक इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, इससे राज्य को नुकसान होता है सर। और यदि अब मैं टोटल वर्ष बताऊं आपको तो 5 है 10, 5 है 15, 3 साढ़े 3 कितने 18.5 साल। तो क्या ये 18.5 साल जिन लोगों को मुख्यमंत्री चुना, उत्तराखंड के लोगों ने क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री चुना जिनका स्टिंग ही होना चाहिए? क्या इतने बड़े विमान हैं वो सब? क्या ये हमारे सामूहिक विवेक पे चोट नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं से आकर के खाली ट्रंक आता है और आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है? तो वो व्यक्ति तो उत्तराखंड का रक्षक बन गया है यहाँ की लोकतंत्र का। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस उत्तराखंड की धरती में, वो लोग जो है विमान हैं क्या? जो पहले के मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, क्या उनकी जीवन गाथा कोई संघर्ष से जुड़ी हुई नहीं है? क्या उन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया है? और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो उत्तराखंड बनने के बाद केवल बनी हुई खीर में चम्मच डालने के लिए आए हैं और उसका स्वाद ले रहे हैं जम करके, तो वो तो हो गए उत्तराखंड के हितैषी। उसके लिए तो आप जैसे हमारे मित्र पत्रकार बंधु जो है पूरी शक्ति लगा दे रहे हैं चीज़ों को खोजने में और चीज़ों को उलटने पलटने में। मैं तो अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, हमसे ज़्यादा उनको चिंता होनी चाहिए जिस तरीके से राजनीति के अंदर हम में से कुछ लोग यदि गलत नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि लोग हम पर सवाल नहीं करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल करें, लेकिन कहीं न कहीं हम में भी कुछ लोग गलतियाँ करते होंगे, दागदार होंगे, कुछ होंगे, इसीलिए जनता हमसे सवाल करती है। लेकिन अधिकार किसको है ये करने का? एक ऐसे व्यक्ति को जो उसकी आड़ में धन उपार्जन कर रहा है, या इस विषय में सवाल करने का अधिकार ऐसे पत्रकारों को है जिन्होंने पत्रकारिता में जिंदगी लगा दी? इस उत्तराखंड के अंदर मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, जिनके पास आज भी बड़े नामचीन पत्रकार हैं और आज भी किराए के 2 कमरों के मकान में रहते हैं, 2 कमरों के मकान में रहते हैं, आज भी अपने बच्चों को ठीक से फीस नहीं दे पाते। सर, ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत से नेता भी हैं जो नेता बने और नेता बनने के बाद भी उनके पास धन नहीं है, उनकी भी तारीफ होती है। ऐसे लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, वो लोग यदि कुछ कहें तो ठीक है, सूप कहे सो कहे, छलनी क्या कहे जिसमें 100 चीज। और आप ऐसी छलनियों की बात पूछने लग जाएंगे तो ये यार ऐसा महापाप मत करिए। सर, उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड की बात और बन गया उत्तराखंड के उद्धारक बनकर, उद्धारक बन करके उत्तराखंड के लोगों के बीच में आ रहे हैं। हम तो उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहते हैं, यदि हम में कुछ ऐसा है, कुछ आपको वस्तुतः मिलता है जिससे हमने उत्तराखंड के नाम को कलंकित करने का काम किया है और यहाँ की धरती
के लिए कलंकित करने का काम किया। लाइए उसको और हमको चौराहे पे जूते मार मार करके जो है हमारी हत्या कर डालिए, मगर हमको ऐसे लोगों के रहम करम पर हमारी राजनीति को मत लाइए, हमारे सार्वजनिक जीवन को मत लाइए, जिन लोगों का यहाँ के सार्वजनिक जीवन में कोई योगदान नहीं, जो केवल पत्रकारिता के आड़ में जो है लोगों को अपने प्रभाव में लेने का काम करते हैं। सीधे साधे उत्तराखंडियों को जो है किसी न किसी तरीके से झांसे में ले करके उनके लिए अस्थिरता पैदा करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से उत्तराखंड को बचाइए, ये मेरा कहना है। जी, अब पूरा मैं समझता हूँ पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने दिया था, उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। मैं उत्तराखंडियत की बात करता हूँ, जिससे आप जाते हैं बहुत से जगह पर, आप कुछ फूड हैबिट्स, जैसे आप कुछ खाते हैं, कभी गेहूं की दाल, कभी कुछ सारी चर्चाएं करते रहते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें उसका डिस्कशन आप करते रहते हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आप बताते रहते हैं? देखिए, ये कुछ राजनीति से हटके थोड़ा सा छोटा उदाहरण बताता हूँ जी। उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में एक गेठी पैदा होती है जी, जो डायबिटीज़ में भी स्टेबलाइजर का काम करती है, और जिसका सूप इत्यादि पीने से एक कंडाली भी पैदा होती है जिसको लेंटिल कहते हैं। उससे गठिया और अर्थराइटिस आदि का इलाज होता है। तो मैंने एक दिन मैं उसकी गेठी खाता हूँ और मैं काली चाय पीता हूँ, मैं दूध वाली चाय नहीं पीता। तो एक दिन गेठी मैंने घर पर मंगवाई भाई से, तो भाई मेरा चाय लेकर के आया, स्टील की गिलास में लाया और डिप करते हुए लाया। तो मैंने कहा यार स्टील की गिलास में नहीं, कांच के गिलास में रखो इसको। और डिप करने वाले को मैंने अदरक हटा दिया जो पुड़िया थी, और मैंने कांच के गिलास में उसको पिया और उसका वीडियो बना करके डाला। मैंने गेठी के लिए कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो भाजपा के दोस्त टूट पड़े मुझ पर, ओ गुरु सुबह सुबह हो गए शुरू, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लोगों ने, मेरे दोस्तों की मेरे पास टेलीफोन आए कि आप जरा इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। अरे मैंने कहा चलने दो चलने दो। तो उसको 22.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, और जिस गेठी को उत्तराखंड में कोई 5 रुपया किलो नहीं खरीदता था, जब कहीं पैदा भी हो जाती थी तो एक बोझ जैसी होती थी लोगों के लिए जो है, तो वो आज जो है 80 रुपये में भी नहीं मिल रही। तो कभी कभी निगेटिव पब्लिसिटी भी बड़े काम की होती है। की चाय जी जो है, जिसको मैंने इसी तरीके से सूप बना करके और वो बना करके चाय बना करके प्रचारित किया, आज अमेजन कंपनी उसकी मार्केटिंग कर रही है। मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरी सार्वजनिक जीवन में बनी हुई थोड़ी पूंजी है, या सोशल मीडिया में जो लोग मेरी बातों को सुनते हैं, मुझसे किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और उसमें मैं कुछ न कुछ तरीका निकाल करके अपने प्रोडक्ट को, उत्तराखंड की चीज़ों को डालता हूँ, उसको बात करता हूँ। ये अच्छी चीज़ है। और कभी बात करता हूँ। और बल्कि मेरी सबसे, जो उत्तराखंड के लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उन लोगों से सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा सो है इस मार्केटिंग के युग में आप भी जुड़िए। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया जब प्रधानमंत्री जी ने मडवे का नाम लिया, जब उन्होंने उत्तराखंडी टोपी की बात कही, तो मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा अब वो लोकल वोकल कहते हैं, और मैं पहला व्यक्ति हूँ राजस्थान और हरियाणा के बाद जो है जिसने रागिनी को सरकारी तौर पर प्रसारित किया, क्योंकि वह हमारा फोक कल्चर है। हमने कहा भाई उसको हमको आगे लाना चाहिए। मैं गन्ने की बात करता हूँ, मैं गन्ने के गुड़ का सबसे बड़ा ड्रम बीटर हूँ देश के अंदर जो है। मैं गुड़ की चाय भी पीता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ यदि गुड़ को हम कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ ले आएंगे और जैविक गुड़ की बात करेंगे, तो उत्तराखंड के अंदर का गुड़ जो है मैक्सिमम जैविक है, हो सकता है। गंगा हमको पानी देती है, तो यहाँ पानी की कमी नहीं है, तो यहाँ का जैविक गुड़ का उत्पादन जो है वो बहुत लाभदायक हो सकता है। हमारी मंडियाँ जो है एक उसके लिए बहुत मुफीद स्थान हो सकती है। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को जो है, यही उत्तराखंडियत है।
छोटे छोटे लेवल पे इसे प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। उत्तराखंडियत केवल वो है जो आप अपनी धरती से जुड़े हुए सवालों पे, अपने लोगों से जुड़े हुए चीज़ों को उनको उभारते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उसके आधार पर आप तरक्की का रास्ता उतारते हैं। हमारी शक्ति क्या है उत्तराखंड की? हिमालय हमारी शक्ति है, जंगल हमारी शक्ति है, नदियाँ, प्राकृतिक वातावरण, जंगल, ये सब हमारी शक्ति है, मानव हमारी शक्ति है। तो इन शक्तियों को कैसे उकेरा जाए, इनका संवर्धन करते हुए इनकी कैसे मार्केटिंग की जाए, ये सब मेरे जीवन का ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जिसकी सरकार है उसके लिए बहुत ही बेहतर ये एक आइडिया मैं समझ सकता हूँ, जो शायद इन सब चीज़ों की मार्केटिंग गवर्नमेंट के सरकारी स्तर पे होने चाहिए। मुझे खुशी है, बल्कि त्रिवेंद्र सिंह जी से मैं कहता था तुम अपॉर्चुनिटी लॉस कर गए। यदि वो जिस एजेंडे को 2014 से 2016 तक 17 तक मैंने आगे बढ़ाया, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया होता तो त्रिवेंद्र सिंह बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हो सकते थे, क्योंकि उनके पक्ष में उम्र भी थी, संख्या भी उनके पक्ष में थी, समय भी उनके पक्ष में था और केंद्र भी उनके पक्ष में था, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाए। आज मैं धामी जी से ये कह रहा हूँ, तुम उनको अपनाओ तो उसी से पलायन रुकेगा। आज हो क्या रहा है, ऊपर का से आदमी भाग करके नीचे आ रहा है। यहाँ हम जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बाहर से भी आ रहे हैं। जैसे हमारी मेडिकल सेवाएं हैं, हमारी मेडिकल सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता जो है हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से लगा हुआ हिस्सा है। और हमारे ऊपर से भी लोग आ रहे हैं और नीचे से भी लोग आ रहे हैं। हो ये रहा है कि हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, ये शहर जो है विकास के नमूना बनने के बजाय जो है एक दिग्भ्रमित विकास के शिकार हो जा रहे, असंतुलन के शिकार हो जा रहे। तो इस असंतुलन को रोकना है और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप बुनियादी चीज़ों की तरफ जाएं और वहीं की धरती में कुछ ऐसा लाएं ताकि वहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। और एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर अमेरिका के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है, और ब्रिटेन के अलावा, जिन्होंने खेती से ज़्यादा क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने का काम किया। इवन रूस आदि में भी जो है खेती, कृषि जो है मुख्य रोजगार है। जापान, चीन के अंदर भी मुख्य रोजगार है। अब जापान जैसे या दूसरे जो बिल्कुल तकनीकी देश हैं उनमें स्थिति दूसरी हो सकती है। तो उत्तराखंड को अपने लिए मॉडल बनाना है तो अपनी धरती के, अपने विशेषताओं के हर हिस्से का किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं और उसकी किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, उस पर लगना चाहिए। सर, हरिद्वार का आपने जिक्र किया, मैं शॉर्ट्स में 2-3 ऐसे सवाल मैं करूंगा जो कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले के जो लोग हैं और हरिद्वार के जो लोग हैं वो सवाल करते हैं। इवन अगर मैं कांग्रेस के लोगों से भी बात करता हूं तो वो भी इस पर सवाल करते हैं। सवाल ये कि जब पंचायत इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आपने कहा था कि मैं विश्राम की अवस्था में हूँ, जबकि 2022 में चुनाव की स्थिति बिल्कुल आप लोग के अपोज में आई। आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेगमेंट था, उस वजह से हम लोग हार गए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक झूठ था, झूठ नहीं था, हाँ। झूठ था। लेकिन सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है सर, आपको लगता है सिर्फ एक ही ऐसा कारण है जिस वजह से आप, क्योंकि आपको नहीं लगता कि जो दूसरी लिस्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की, जो कहीं ना कहीं अंतः विद्रोह पैदा कर दिया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ और भी कारण है, उसका समय आने पर कांग्रेस के लोग खुद विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण नहीं करेंगे तो आगे सुधर नहीं पाएंगे। ये तो कांग्रेस को खुद विश्लेषण करना है। ये बड़ी बात लेकिन एक जो महत्वपूर्ण कारक था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ और आप जैसी वोट कटवा पार्टी की उपस्थिति। आप लगाइए 5% वोट लेकर के गए हो, यदि उनके 5% वोटों को आप हटा दीजिए तो कांग्रेस की सरकार बन रही है ना। तो इसलिए ये सब कारक, तो आम आदमी पार्टी वोट कटवा ये सब कारक हैं जनता के वास्तविक मैंडेट को कैमोफ्लेज करके, वो एक धोखा पैदा करके इस तरीके की स्थिति ये सरकार बनी है। हरिद्वार की बात कर लेता हूं। लेकिन हरिद्वार की बात जो आपने मुझसे कही जी कि पंचायत चुनाव वाली, देखिए पंचायत चुनाव में यदि मैं कहूँ कि मेरा उपयोग ही नहीं किया गया
एक मिनट सर, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं सर कि आपका उपयोग ही नहीं किया गया मुझे पंचायत चुनाव में, मतलब पार्टी ने मुझसे उपयोग करने की सोची नहीं। कहीं भी न पीसीसी ने न डीसीसी ने, और तो छोड़ो कि कैंडिडेटों तक ने ये नहीं कहा। कोई एमएलए साहिबान से पूछ लीजिएगा, एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, एक कैंडिडेट और एक व्यक्ति आए थे, और वहाँ स्थिति ये पैदा कर दी गई थी कि तीन उम्मीदवार थे वहाँ से, एक को टिकट मिला। टिकट जिसको मिला उससे भी कहा गया कि भाई हरीश रावत हमारा विरोध कर रहा था। जब उसने मुझे टेलीफोन किया, गुरुजी मैं तो हमेशा आपका रहा, आपने मुझसे वो क्यों किया? मैंने कहा भाई मुझे तो मालूम ही नहीं तुम कहाँ से टिकट मांग रहे हो, मुझे तो तुम्हारे क्षेत्र का भी मालूम नहीं, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। खैर तब तक शाम तक एक दूसरे का टेलीफोन आ गया, उन्होंने कहा साहब आपने मेरा टिकट कटवा दिया, तो मुझे तो मिल रहा था। अच्छा, मैंने कहा मिल रहा था, तो मैंने कहा यार तुम कहाँ से हो? उन्होंने कहा यहाँ से। अरे मैंने कहा भाई वहाँ तो जिसको मिला है वो भी यही शिकायत कर रहा था मुझसे अभी। और मुझे टेलीफोन रखे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तब तक तीसरे का भी टेलीफोन आ गया कि साहब मैं तो 2009 के चुनाव में भी आपके साथ था और आप मुझको भूल गए और आपने उसको टिकट दिलवा दिया, टिकट तो मुझको मिल रहा था। तो कुछ उस्ताद लोग ऐसे थे जिन्होंने सारे लोगों को उपयोग एक बड़ी बात आपने कही कि आपका उपयोग नहीं किया। खुलेआम कह रहा हूँ, मैंने तो इस बात कांग्रेस पार्टी ने उपयोग नहीं किया या जनता ने या लोगों ने उपयोग नहीं किया? सर आपने फेसबुक में डाला है उस बात को, मैंने ये कहा है कि मुझसे एक भी चैन में नहीं पूछा गया, बल्कि एक जगह मैंने कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई। मैंने कहा भाई यहाँ फलां को दे दो, क्योंकि इस आदमी को कांग्रेस में मैं लाया था, इसको दे दो। और मैंने कहा था इसके लिए, नहीं दिया गया। आपकी बात नहीं मानी गई? हाँ, नहीं दिया। एक जगह कहा, वो भी नहीं माना गया। लेकिन ये पार्टी के अंदर सब चलता रहता है। मगर मुझे न किसी एमएलए ने मुझसे कांटेक्ट किया कि साहब अब आ दीजिए, चुनाव प्रचार कर दीजिए, न किसी हारे ने, न किसी जीते ने, और न किसी कैंडिडेट ने मुझसे आकर के कहा, और न पीसीसी ने मेरा कोई कार्यक्रम बनाया। इसलिए हरिद्वार के किसी भी व्यक्ति की, और मैं एक तरफ से चलता कहाँ से जिसके पास मालूम ही नहीं है किसको उम्मीदवार बना रखा है, नहीं बना रखा, और मुझसे मान लिया पता चलता, मैं कहीं चला जाता, कह देता, पता नहीं किसका प्रचार करके चला जाता, तो और मुसीबत हो जाती। अच्छा। और मुसीबत हो जाती। और अच्छा, सब लोग चाहते थे लास्ट 2 दिन के अंदर, ये जो कहने वाले भी आए, ये लास्ट के समय में आए, 1 दिन रह गया था तब मेरे पास आए, नहीं तो शायद मैं कुछ जांच करके पड़ताल करके मैं चला भी जाता। तो इसलिए जिला पंचायत ये कांग्रेस के लोगों का सवाल यदि मुझसे है, तो कांग्रेस के लोगों से मेरा भी एक सवाल है कि जब मैं इतना उपयोगी था तो आप मुझको भूले क्यों? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हरीश रावत जी साथ बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल किया कांग्रेस के उन लोगों से कि आखिर जब आप हमारी अहमियत, आप हरीश रावत जी की अहमियत समझते हैं, तो आपने हरीश रावत जी को याद क्यों नहीं किया, खासतौर पे तब जब जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे? सर आपने कहा कि इस चुनाव में आपसे पूछा नहीं गया, 22 के चुनाव में आपका डिसीजन था? हाँ, विधानसभा में था। ठीक है सर, विधानसभा में पार्ट था। ठीक है सर। अब जिला पंचायत में मैं अब उत्तराखंडियत के एक प्रेम संबंध की बात करता हूं, पार्टी के प्रति प्रेम की मैं बात करता हूं सर। वो प्रेम यूं कि अगर कांग्रेस के कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने, वीरेंद्र जाती हैं, रवि बहादुर हैं और फुरकान जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं धांधली हुई, लोगों को जबरदस्ती डराया गया, धमकाया गया, ये बात आपके विधायकों ने कहा था। तो क्या आपको नहीं लगा कि अगर हरिद्वार जिले में ऐसा हो रहा है तो उन्होंने नहीं बुलाया है, तो बीइंग जब कोई घर का मुखिया होता है सर, तो ऐसा होता है ठीक है मैं आऊँगा और सुधारने की कोशिश करूँगा, इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा? नहीं, देखिए, यदि आप कहेंगे नहीं, चुनाव ऐसी चीज है सर, चुनाव खत्म हो जाने के बाद एक रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट जब आ रहा है उस दौरान आपको नहीं लगा कि हमें बीच में आना चाहिए? आप एक बड़े नेता हैं और आपकी बात मैं समझता हूँ कि मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने तो यहाँ तक हस्तक्षेप किया कि मैं थाने के आगे धरना दे करके बैठ गया। रात भर आप मुझे बता दीजिए कौन है जो सोया इस तरीके से। मेरे साथ बहुत सारे लोग सोए, और आज भी जो ये उदलहेड़ी से पद यात्रा निकाली गई है, ये यात्रा भी मैंने लोकतंत्र बचाओ के नाम से पहले अनाउंस की थी। और जब
व्यवस्था थोड़ा सा झुक गई जी। और उन्होंने जो केसेस धाराएं थी वापस ले ली, तो मैंने कहा भाई हम भारत जोड़ो यात्रा के रूप में इसको परिवर्तित कर रहे हैं। तो चलिए, अब जिला पंचायत, आपको नहीं लगता कि काफ़ी लंबा गैप हो गया आपको अब फिर हरिद्वार जिले में प्रवेश करना, चूँकि अब आप जो है भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आप आ रहे हैं, और ये समय कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करता है? मैं एक राजनीतिक परिदृश्य में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं कभी हरिद्वार से न दूर रहा, और मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, किसी भी एरिया के अंदर हरिद्वार की, यदि हरिद्वार के किसी भी नेता से मेरी उपस्थिति कम हो, आप अकेले रुड़की में देख लीजिए, यदि रुड़की में ही मेरी आपका चैनल कहाँ बेश है? रुड़की में सर। रुड़की में, तो रुड़की में भी यदि मेरी उपस्थिति यहाँ किसी से कम हो तो मुझे आप बता दीजिए। पूरे हरिद्वार जिले में हमें तो देखा सुना जाता है। और सर आप और जगह भी देख लीजिए। हाँ, पहले मैं पार्टी संगठन को बनाने के काम को देखता था, तो इसलिए आता था, फिर यहाँ का सांसद था तो उसके तौर पर आता था, लेकिन अब भी मैं लोगों के दुख दर्द के साथी के रूप में आता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लोगों हरिद्वार के हर एक जोन में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने बोला कि हरिद्वार के हर लोगों से मिलना आप चाह रहे हैं। सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं सर आप? सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं हरिद्वार से? देखो, ये हम जो हमारी स्थिति में व्यक्ति होता है जी, ये डिसीजन वो नहीं कर सकता सर। चाहत सर मैं ये जानना चाहूँ हरीश रावत जी की क्या है चाहत हरिद्वार? ये डिसीजन वो व्यक्ति नहीं कर सकता सर। चाहत की बात आज मैं ये कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, क्योंकि मुझ पे पार्टी ने इन्वेस्ट किया है। इतने साल में पार्टी ने मुझे हरीश रावत बनाया। आज मेरे एक कथन का असर पूरे देश में पड़ता है जी। तो मुझे कोई भी चीज़ कहने का, कोई भी निर्णय करने का अपने विषय में अख्तियार नहीं है। वो अख्तियार मेरी पार्टी के पास है। मतलब अभी ऐसा कोई मन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है? मेरी पार्टी के पास है। तैयारियां तो काफी पहले से होती है सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सर ये कहती है, मेरे दिल की बात जी। मैं यहाँ का सांसद रहा 5 साल, और 5 साल भी शायद पूरा नहीं रहा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने लोगों के जानवर से लेकर के उनके खेत तक, उनके गांव से लेकर के उनके कस्बे तक, उनके घरों से लेकर के उनके बुजुर्गों तक, उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनके विकास तक, उनकी सड़कों से लेकर के उनके दूसरे जो है प्रमुख चीज़ों को लेकर मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। और मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कह रहा हूँ कि जो लकीर मैंने बनाई है यहाँ के सांसदों के लिए, आप दूसरे सांसद जो लोग रहे हैं उनसे ज़रा तुलना करके देख लीजिए। यदि उस लकीर के कहीं वो नज़दीक भी आकर के खड़े हो रहे हैं तो आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। साक्षात्कार के पूरे साक्षात्कार के दौरान अभी तक आपने सारी बातें इशारों में की है। मैं कह रहा हूँ ये बात मैं जनता तक छोड़ देता हूँ। एक बात मैं जरूर सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो बहू काम करती है उस बहू की सराहना करनी चाहिए और उसकी कभी कभी पीठ ठोकनी चाहिए। और यदि आप केवल सवाल ही खड़े करेंगे तो फिर हर बहू जो है न काम चुराने लग जाएगी, तो फिर घर ठीक से चल नहीं पाता। कुछ काम करने वाली बहुएं चाहिए। मैं उत्तराखंड की काम करने वाली बहू रहा हूँ, तो आप मुझसे क्यों सब सवाल करते हैं? चलिए, अब अंत में सर एक मतलब एक इच्छाएं जानने वाली बात मैं कर लेता हूँ। आपने कहा कि इस विषय पर मतलब आपने जो इशारों में बात कह दी है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें आपने इशारों में की। सर अंत में एक सवाल सर अगर आप सीएम बन जाते सर आप दोबारा सीएम बन जाते, 2 सवाल पूछ लीजिए। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर प्लीज? क्या आप ये सब दिखाएंगे भी? सारी चीजें सर एज इट इज, जैसी बातें हम कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं एज इट इज चलेगा। इसको रिपीट करके दिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उसको आप
उनको इनवाइट करिए, मुझसे रूबरू करवाइए, बिल्कुल। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार अगली हूं। बार अब आप सवाल करें। दोस्तों मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूं कि आप पूरे सेशन के दौरान आपको, अगर आपको हरीश रावत जी से कोई सवाल करना है, कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दीजिए। अगली बार हम जरूर आपके साथ बैठेंगे और मैं समझता हूं कि उस दौरान उन सवालों को लेकर के बैठेंगे। ठीक है सर। और अंत में मैं मतलब एक चाहत और एक अच्छी चाहत की बात कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई किसी पद पर रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम उस पद पर दोबारा चले जाएं। सवाल यह है कि सर, अगर आप पुनः सीएम बन जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या बंद करेंगे, क्या चालू करेंगे? मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप सफाया करना चाहेंगे, खत्म करना चाहेंगे, और कौन सी ऐसी चीजें जिसकी शुरुआत करना चाहेंगे सर? देखिए, मेरे पास एक स्पष्ट रोड मैप उत्तराखंड का रहा है। मुझे 3 साल का वक्त मिला। 1 साल भाजपा और स्टिंग बाजू ने बर्बाद कर दिया। 2 साल रहे मेरे पास। 2 साल में 1.25 साल मैंने केदारनाथ और पुनर्निर्माण के काम में लगाए, जो दुनिया का सबसे भीषणतम त्रासदी थी, न केवल मौत के हिसाब से बल्कि व्यापकता के हिसाब से भी, नुकसान के हिसाब से भी। मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया पूरा और रिहेबिलिटेशन किया। आज एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो सवाल केदारनाथ से जुड़ा हुआ हो कि भाई ये काम, इसका पुनर्वास छूट गया, या इसको मुआवजा नहीं मिला, या यहाँ रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करके जहाँ नुकसान हुआ। वो हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ तक, और केदारनाथ से लेकर के बद्रीनाथ और ओम पर्वत तक, सब जगह मैंने समान रूप से काम करवाए। लेकिन जो भी मुझको एक निर्वाध तरीके से लगभग 8-10 महीने का समय मिला, उसमें मैंने उत्तराखंडियत का फेज़ 1 इंट्रोड्यूस किया, अपनी पॉलिसीज़ का। जिनके लिए राज्य बना, उन पॉलिसीज़ का किया फेज़ 1। और उसका नतीजा था कि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय 2013 में 72,000 रुपया वार्षिक थी औसत आय प्रति व्यक्ति। उसकी औसत आय जो है, मैंने 2017 में, जिस समय भाजपा सत्ता में आई, उस समय 1,93,000 बन गई थी। 1,93,000। और आप देख लीजिए, अब भाजपा को 7 साल हो गए हैं सत्ता में, अब भी 2 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाए वार्षिक औसत आय में। और मैंने 3 साल के अंदर 72,000 को 1,93,000 त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचा। नंबर वन। नंबर 2, विकास दर। आज ये 7% विकास दर के लिए अपनी पीठ ठोक रहे हैं। मैं 2017 में 11.5% की विकास दर इनको दे करके गया। एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर उत्तराखंड में दर्ज की गई, वो 1.5%, 1.5% की। आज वही बेरोजगारी की वृद्धि दर 9% से ज़्यादा है उत्तराखंड के अंदर। राजस्व वृद्धि दर मैं 19.5% छोड़ करके गया। मतलब जो संसाधन जुटाने का सवाल है, 19.5% मैं छोड़ करके गया। और आज वो राजस्व वृद्धि दर 8% के आसपास है, और बल्कि एक समय तो माइनस में आ गई थी जब कोविड काल था। ये राजस्व वृद्धि दर है। जो हमारे ह्यूमन इंडेक्स है, हंगर से लेकर के इन्फेंट मोर्टेलिटी आदि की बच्चा मृत्यु दर, इन सब में हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट के जरिए, जो है पॉजिटिव इंटरवेंशन के जरिए व्यापक सुधार किए, जो आज दिखाई नहीं देते। मैं चकाचक अकेले में हरिद्वार, क्योंकि आप हरिद्वार बेस्ड हैं, रुड़की बेस्ड हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सारे हरिद्वार की सर्वे कर लीजिए। हरिद्वार की हर सड़क जो आज भी आपको दुरुस्त मिलेगी, तो वो सड़क है जिसको हॉट मिक्स से चकाचक बना करके मेरी सरकार गई थी, हमारी सरकार गई थी। आज वो सड़कें गड्ढा युक्त हो गई है। ये कोई नई सड़क को न हॉट मिक्स कर पाए, न ठीक कर पाए।
ये ठीक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मैंने जहाँ ट्यूबवेल लगाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ के हर गांव में मीठा पानी मिल सके, उसके लिए मैंने भूगर्भ में वो करवा करके ट्यूबवेल्स वो करवाए, खुदाई करवाई। ये उनको फिट करके और उन पानी को लिफ्ट करने का काम नहीं कर सके। मंगलौर से लेकर के सेठपाल परिवार तक के गांव में जहां मैं कर गया, उससे आगे कहीं जो है भाजपा वाले नहीं बढ़े। आप मुझको एक ऐसी सड़क बता दीजिए जो सड़क से ये कहे कि हरिद्वार के विकास में ये हमारा योगदान है, जो है उस सड़क का बता दें। सारी सड़कें जिसमें कनखल लक्सर पुरकाजी नेशनल हाईवे भी है, ये भी सब मेरे समय में स्वीकृत हुई है। तो इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है। हाँ, अब एक काम हो रहा है देहरादून को एक्सप्रेसवे से लिंक करने का, वो इन्हीं के समय में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन उससे हरिद्वार के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मगर उत्तराखंड के जीवन में आएगा तो यहाँ के जीवन में भी आएगा। ये एक भी काम उल्लेख करने लायक नहीं बना पाए। लगभग मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विषयों पे मुझे लगता है कि चर्चा हो गई है। इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। मैं समझता हूँ अंत में आपने कंपैरेटिव स्टडी बताया। मैंने पूछा था क्या बंद करेंगे, क्या चालू करेंगे, और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव इशारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट मैंने कहा ना कि जो मैंने 3 मॉडल, मैंने एक मॉडल लोगों के सामने रखा, फर्स्ट स्टेप जी डेवलपमेंट का, क्योंकि सर वो डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है ना सर जो डेवलपमेंट सब्जेक्ट एक्चुअली इस विषय को लेकर के मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लोग मनुष्य के चेहरे से, आप मनुष्य के चेहरे से तो देखेंगे ना। मैंने आपको बताया कि 72,000 पर कैपिटा इनकम थी उत्तराखंड की 2013 के अंदर। मैं उसको 1,93,000 में पहुंचा। 198 त्रिवेंद्र सिंह रावत की गवर्नमेंट में थी। एक मापदंड को देख लीजिए, उससे लग जाएगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, गन्ने के मूल्य से लेकर के आप किसी चीज़ के क्षेत्र में देख लीजिए। आप मडुआ बुआई का क्षेत्र देख लीजिए। 2016 में मडुआ बुआई का क्षेत्र पहली बार बढ़ा और मेरे जाने के बाद फिर घटना शुरू हो गया। तो ये मैं एक सकल बात बता रहा हूँ। राज्य की एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सोच पर मैं चल रहा था, वो केवल मुझको जो है बहुत सीमित वक्त मिला, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर पाया। यदि आपने कहा क्या छोड़ेंगे, क्या करेंगे, मैंने कहा मैं यदि फिर मौका मिलता या कांग्रेस को भी मौका मिलेगा, मैं कांग्रेस को मजबूर करूँगा कि मेरी सोच का जो पार्ट 2 मॉडल है उत्तराखंड का, उसको इंट्रोड्यूस करे, और जो पार्ट 3 है उसको इंट्रोड्यूस करे। उत्तराखंड को यदि सक्षम एक आदर्श पर्वतीय विकास का या उत्तराखंड के हिमालयी विकास का मॉडल बनाना है, तो उसका जो रोड मैप है, वो जो मेरी जिसको इंट्रोड्यूस मैं करके गया हूँ, उसके अलावा कोई तरीका रास्ता नहीं है पलायन को रोकने का और यहाँ के असंतुलन को समाप्त करने का, विकास के असंतुलन को, मानवीय असंतुलन को समाप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। हरीश रावत जी के पार्ट 2 और पार्ट 3 को लेकर के हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 को लेकर के आपके मन में जो भी थॉट है, आप अपने सवाल जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बाद में जरूर चर्चा करेंगे। सर आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।